अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, पंजाब के बिखरे दरिया, बस्तियां, आबादियों में तबाही की हौलनाक दास्तानें लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 4 माह से जारी मानसून का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया ये जा रहा है, इत्तलात ये आ रही हैं, रिपोर्ट ये कहती है कि 4335 देहात मुतासर हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक पंजाब में मजमूई तौर पर 42 लाख अफराद मुतासर हुए, जिनमें 21 लाख अफराद समेत 15 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। अज़मा बुखारी के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद की अगर बात की जाए तो वो 60 हो चुकी है। 1500 से जायद मवेशी भी हलाक हुए हैं, जबकि 18 लाख एकड़ ज़रई अराजी इस वक्त भी नाज़रीन ज़ेर-ए-आब है। वो मेहनतकश जो उगाते थे और हम खाते थे, आज हसरत व यास की तस्वीर बने हमारी तरफ देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। और हुकूमत ये कहती है कि वो मुतासरीन की भरपूर इमदाद की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ रिलीफ पैकेज का भी ऐलान करने वाली हैं, जो मुतासरीन की बहाली में काम आएगा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त अगर बात करें तो फौरी तौर पर ज़ाहिर है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, सबके फ़ाल होने की ज़रूरत है। जबकि सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस हवाले से सरगर्म सियासी जमातों का नाम लिया जाए तो पंजाब में जमात इस्लामी की अलखिदमत और मरकज़ी मुस्लिम लीग के बाद गिनती ख़त्म हो जाती है। गुजरात में हम देखते हैं कि कहीं कहीं PTI मुतासरीन को खाना तकसीम करती दिखाई देती है, लेकिन जितना इससे मुतहरिक होने की उम्मीद थी वहाँ वो ऐसी फ़ाल दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ PTI नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातें जो है वो भी ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं गायब दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों है? जितना बड़ा ये डिज़ास्टर है, इस पैमाने पर सियासी जमातें मुतहरिक क्यों नहीं हैं? क्या इक़्तिदार के रास्ते में खिदमत नहीं आती है, या फिर सियासी जमातें बहाली के वक्त का इंतज़ार कर रही हैं? उसूली तौर पर रिलीफ और रेस्क्यू का सारा बोझ हुकूमत ने उठाना है, ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन बहैसियत सियासी जमात के भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मैं नून लीग की भी इसमें बात कर रही हूँ। इन सवालों के जवाब जानने के लिए जो इस सारी सिचुएशन में हमारे सामने आते हैं, हम अपने पैनल से रुजू कर रहे हैं। जी, पैनल में आज हमारे साथ सबसे पहले आज हम वेलकम करना चाहेंगे जी हमारे आज के इस शो में जुल्फ़कार राहत साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्फ़कार राहत साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड आई नो कि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, वो यकीनन बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे आपके ज़बरदस्त किस्म के तज्ज़िये से, तो वेलकम कहेंगे आपको। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। हमारे साथ जी वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ फ़ारान साहब, और वीडियो लिंक पर ही आज़म मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, और काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। गुफ्तगू का आगाज़ जो है आज़म मलिक साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। आज़म मलिक, ये बताइएगा कि इलेक्शन होते हैं तो ये जो सियासी जमातें हैं, सियासी क़यादत है, ये पहाड़ों पर चढ़ जाती है, जजीरों पर पहुंच जाती है, लेकिन मुश्किल वक्त में ये सब कहाँ चले जाते हैं? पंजाब में जमात इस्लामी की अलखिदमत है, मरकज़ी मुस्लिम लीग है, इन दोनों के सिवा हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, अगर सिर्फ हम पंजाब की बात कर लें। आज़म आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें आसमा, इस्लाम ने एक बार फिर ये हकीकत बेनकाब की है कि हम बतौर मुआशरा और बतौर रियासत फितरत के साथ तलवार के नताइज भुगतने के लिए तैयार नहीं थे। जहां नजर जुड़ाएं आपको सिर्फ पानी पानी नजर आता है। गांव उजड़ गए, लोग डूब गए, किसानों की मेहनत, अरबों रुपए की फसलें जो है वो जमीन बोस हो गई, मवेशी है, भूख अफलास है चारों तरफ। लेकिन आसमा, जो जिस तरफ आपने एक पॉइंट उठाया है, सितमज़रीफ़ी ये है कि ऐसे कड़े वक्त पे जब सियासी क़यादत हमें कहीं दिखाई नहीं देती, सियासतदान जो हम सियासी जमातें जो नजर आती हैं वो टिकटॉक वीडियोस, टीवी स्क्रीनों की हद तक सरगर्म नजर आती हैं, मगर अमली मैदान में उनकी मौजूदगी ना होने के बराबर है। देखें, अवाम पूछते हैं उनसे कि आप इतना अरसा पंजाब के हुक्मरान रहे, तो आपने गुजरात के लिए क्या किया? आपने सारा गुजरात जो था, गुजरात के अंदर पानी पानी है। आप लाहौर को देख लें, आपने दरियाए रावी के बेल्ट के साथ साथ सोसाइटियों को यहाँ पर NOCs दिए, और उसके बाद क्या हुआ? आपने देखा कि लोगों की जो जमा पूंजी थी, एक औसत आदमी जो पाकिस्तान के अंदर रहता है या लाहौर के अंदर रहता है, आसमा या इस्लामाबाद के अंदर, तो उसकी ख्वाहिश क्या है? मेरी आपकी ख्वाहिश क्या है कि वो एक घर बना ले, एक रोंदा बना ले, जिसमें वो रह सके, जिसे वो अपना अपना कह सके। लेकिन इस जो सैलाब की आफत थी, उसने सब कुछ डुबो के रख दिया। और हमारी क़यादत है कि हमें टिकटॉक से फुर्सत नहीं मिलती। अगर कहीं पे हमें नजर आती भी है तो वो इतनी, मुझे एक बताएं कि मैं एक मिनिस्टर हूँ या मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मैं पानी पे जाके क्या कर लूंगा? मेरा काम यहाँ पर बैठ के चीजों को मैनेज करना है, पानी को वहां पर जाके
आजम मलिक इस सारी सिचुएशन के अंदर हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों पर आप भी ज़ाहिर है वजह तनकीद कर रहे हैं, मैं आपकी तनकीद के बारे में कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हुकूमत पर बहुत तनकीद हो चुकी, लेकिन बाकी सियासी जमातें कहाँ हैं, वो क्यों बाहर नहीं आ रही हैं? वो भी तो रिलीफ के कामों में हिस्सा ले सकती हैं ना। देखिए अलमिया ये है आसमां कि इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका तो आप नाम ही ना लें। वो तो सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी को चाहते हैं। वो सुबह हो तो वो रात की डिमांड करते हैं, रात हो तो सुबह की डिमांड करते हैं। जब पाकिस्तान मार का हक लड़ रहा था तो वो दुश्मन की जुबान बोल रहे थे। अब सारा मुल्क सैलाब की नजर है तो उनको अपने इक़्तिदार की और जलसे जुलूसों की पड़ी हुई है। आप ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सिर्फ इक़्तिदार की खातिर, मुझे बताएं आसमा एक बात, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर में ये था माहौलियाती आलूदगी, या उनमें था क्लाइमेट चेंज के साथ निपटने के लिए हमने इतने पैसे जो हैं वो बजट में रखे हैं? कोई एक मंशूर आप पढ़ते हैं, आप इतने सालों से जर्नलिज्म में सारे, मेरे जुल्फकार आज साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, वो बता दे किसी के मंशूर में ये है कि ये माहौलियाती आलूदगी या क्लाइमेट चेंज किस तरह से पूरी दुनिया को, और पाकिस्तान दुनिया के 10 बदतरीन ममालिक के अंदर शामिल है जहां पर क्लाइमेट चेंज ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। किसी के मंशूर में है, किसी के मंशूर में नहीं है। इनके मंशूर में सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। किसी ने कैदी नंबर 804 को बाहर लेके आना है, किसी ने उसको अंदर रखना है। इसी इक़्तिदार की जंग में जो है ये पॉलिटिकल पार्टी आपस में रिबर्द आजमा है, और मुल्क जो है वो गुर्बत इफ्लास के हाथों और इस्लाब के हाथों इस वक्त डूबता नजर आ रहा है। जहां देखें, मैं भी न्यूयॉर्क में था तो वहां पर जो बेवतन पाकिस्तानी है वो ये पाकिस्तान का चेहरा देखो, हमसे बार बार पूछ रहे थे कि पाकिस्तान को क्या बनेगा, वहां पर इस्लाम किस तरह से आया हुआ है। तो दुनिया जो है, जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क है, वो भी परेशान है। ठीक हो गया। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आपने बात की, तो हम अक्सर देख रहे होते हैं आज़म मलिक साहब के इनके पास लोग जाते हैं इमदाद इकट्ठी करने के लिए, फंड्स लेने के लिए। आपने जुल्फ़िकार राहत साहब का कहा, तो जुल्फ़िकार साहब से पूछ लेते हैं, जुल्फ़िकार साहब कहाँ स्टैंड करता है जब हम मंशूर की बात करते हैं, तो अवाम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस पार्टी की मंशूर में कहाँ पर आपको दिखाई देती है? मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। दूसरा ये फरमा दीजिएगा कि जब हमें अपनी पार्टी के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है या कुछ अपनी चीज़ों के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, तब हम फ़ौरन से बैरून मुल्क जो लोग हैं उनके पास भी चले जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी हैं जिनकी आवाज़ अभी भी पाकिस्तान के अंदर भी लोग सुनते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग सुनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कैंप्स तो लगा सकती थी, इमदादी कैंप्स लगाए जा सकते थे, लोगों से अपने बहन भाइयों के लिए इमदाद तलब की जा सकती थी, वो भी नहीं किया जुल्फ़िकार राहत साहब किसी पार्टी ने। आसमा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। वसीयत पाकिस्तानी, वसीयत मुसलमान, हमें ये सबको करना चाहिए, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स को, पूरी पाकिस्तानी कौम को करना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि रियासत की एक जिम्मेदारी होती है, रियासत और आम शहरी का एक कंट्रैक्ट होता है। आम शहरी तो रियासत को ऑन करता है, रियासत को टैक्सेस देता है, लेकिन सवाल यह है कि क्राइसिस के वक्त रियासत कहाँ होती है। जब भी रियासत की जरूरत आम आदमी को पड़ती है तो रियासत वहां पे मौजूद नहीं होती। स्वाय टिकटॉक के, स्वाय कार्रवाइयों के रियासती अदारे वहां पे सिर्फ कार्रवाइयों तक महदूद रहते हैं। और बात जो आप बार बार कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो की, हमारे मैनिफेस्टो बड़े लच्छेदार होते हैं, उसमें बड़ी अल्फाजी होती है, लेकिन बदकिस्मती है कि इलेक्शन जीतने के बाद हम वो सारी चीजों को भूल जाते हैं, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। क्लाइमेट चेंज की बात हुई कि पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज नंबर 1 मसला है। पाकिस्तान के अंदर किसी गवर्नमेंट का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्लाइमेट चेंज आखिरी दर्जे का उसमें प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। पूरी दुनिया ने हम जैसे ममालिक के लिए $100 बिलियन मुख्तस किए हैं, लेकिन पाकिस्तान को बार बार कहा गया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यूएनओ ने कहा कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आए, आपके यहाँ बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें कभी कान ही नहीं धरे। यानी 2022 के सैलाब की सूरत हाल अगर आपके सामने रखूं, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि यूएनओ ने पाकिस्तान के सैलाब का सर्वे करके कहा कि $15 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान के अंदर हुआ है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिटर्न लिखा गया कि आप इसकी फिजिबिलिटी दें, प्रोजेक्ट्स दें, और $15 बिलियन ये क्लाइमेट चेंज से निकाल के हमने आपके लिए रख दिए हैं। और बदकिस्मती देखिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, जिनको सिर्फ करप्शन के अलावा आता ही कुछ नहीं, उन्होंने $3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जमा करवाए और $11 बिलियन का फंड लैप्स हो गया। पाकिस्तान के लिए रखा हुआ फंड आप उससे इस्तेफादा नहीं कर सके, यानी $3 बिलियन की हमने सिंपल फिजिबिलिटी वहां पे जमा करवाई। आज ये जो नुकसान है, ये $50 बिलियन से केपी और पंजाब के अंदर ये नुकसान हो चुका है। मैं खुद एक छोटा सा किसान हूँ, लेकिन यकीन जानिए कि देहातों के अंदर जो सिचुएशन है आसमा,
वो बयान करने के काबिल नहीं है। मैं अपने एरिया मुरीद के साइड पे हमारा गांव है, उस साइड पे मैं गया हूँ इस सैलाब के बाद को, वहां पे सिचुएशन ये है कि खुले आसमान के तले लोग बेचारे बैठे हैं, यारो मददगार कोई उनको पूछने वाला नहीं। वहां पे सिंपल खाना देते हुए सिर्फ सेल्फियां बनाई जा रही हैं। ठीक है, वहां पे ये जुल्फ़िकार साहब, अभी आपने सेल्फीज़ की बात की, अभी आपने टिकटॉक बनाने की बात की, ऐसी कुछ गुफ्तगू आज़म साहब भी फरमा रहे थे। चलिए देखिए, हुकूमत पर हम तनकीद करते हैं, या ऐसे लोगों पर हम तनकीद करते हैं जो राशन बांटते हुए भी या इमदाद देते हुए भी वीडियोज़ बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि जब हम PTI की बात करते हैं, दीगर अपोजिशन की बात करते हैं, तो जब इस तरह के हालात चले मुल्क में आते हैं, तो अपने मफाद को देखते हुए, पार्टीज़ अपने मफाद को देखते हुए ये समझ लें कि उनके लिए तो बेहतरीन मौका नहीं है कि वो लोगों तक पहुँचें, उनके दिल जीतें। मैं ये सवाल लेकर इम्तियाज़ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी कि इमरान खान साहब ने तो अपनी ट्वीट में भी अपनी पार्टी को हिदायत की है, लेकिन पार्टी वैसे मुतारिक नहीं हुई है जैसा हक बनता है इस मौके पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही अस्मा आपने कहा, और बदकिस्मती से आजम साहब कह रहे थे कि मैनिफेस्टो में ये बात शामिल नहीं है। बिल्कुल उसके साथ साथ मामला ये है कि कोई रिफाई तंजीम भी अटैच नहीं है। जैसे जमात इस्लामी की अल खिदमत है, MQM की किसी ज़माने में खिदमत खल्क हुआ करती थी, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून की इफेक्टिव कोई भी जमात ऐसी नहीं है कि जो अवाम के लिए रिलीफ का काम करती हो और जिसको इस्टेब्लिश हो। आपने देखा ज़बरदस्त साहब एक बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और पीपल्स पार्टी से वो नथी रहे, लीडर है आज भी, लेकिन उस इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी के साथ, या पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। तो इट मीन्स के वो भी इंडिविजुअली ये सारा काम कर रहे हैं, और जो यतीम बच्चों का वो सहारा बने हुए बिल्कुल होना चाहिए। हमने अर्थक्वेक में देखा था 2005 के कि वहाँ उस वक्त बहुत ज़्यादा काम हुआ था। आई थिंक कि ये जो सैलाब से तबाहकारियाँ हैं, इसके ऊपर बहुत बहस भी हो सकती है, बात भी हो सकती है, लेकिन अब हमारी पहली बहस यह होनी चाहिए कि इनकी रेस्टोरेशन कैसे की जाए। ये जो हमारे किसान भाई जो मुतासिर हुए हैं, जो और दूसरे लोग जो मुतासिर हुए हैं, उनको बहाल कैसे किया जाए। बिल्कुल इस बारे में हुकूमत की भी बहुत बड़ी कोताही है। ये नहीं है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। देखें, कुछ भी सही तनकीद कर सकते हैं आप, आपको वजीर आला पंजाब नजर आएंगी, हमारे अगर सिंध में आएंगे तो इस वक्त बहुत मुतारिक है हमारे वजीर आला, और अली अमीन गंडापुर इब्तदा में एक्टिव नहीं थे उस तरह, लेकिन बाद में उन्होंने एक्टिविटी की और गए। लेकिन जो मरकजी हुकूमत का बुनियादी काम था, जो अब भी वो कर सकती है कि तमाम सियासी जमातों, क्योंकि मैं समझता हूँ इंटरनेशनली ट्रस्ट डेफिसिट इस्टेब्लिश हो गया है, हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट एस्टेब्लिश हो गया है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारे से जो $12 बिलियन की कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हुई है, और अभी जो अपील की गई उधर से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा। हालांकि सबसे पहला UAE से तो आ ही जाता है, चाहे वो उनके अपने मामलात हो उसकी वजह से आ जाता है, लेकिन वो भी अभी नहीं आया। तो कम अज कम वजीर आजम को चाहिए इसके ऊपर ही कोई APC टाइप कोई आपस में एक बैठक करें। ठीक है, और तमाम जमातों को इकट्ठे होकर बैठना बढ़े। चाहिए है, कोई इसका हल निकालना चाहिए है, कोई इसका लाहे अमल बनाना चाहिए है। लेकिन काशिफ रफीक साहब, कहीं ना कहीं बहुत सारी जमातें और बहुत सारे नाक़िदीन जो हैं वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जब हम पंजाब की बात करते हैं ख़ास तौर पर, तो पंजाब हुकूमत जो है वो इमदादी कामों में किसी की शिरकत नहीं चाहती है। और जब हम सियासी जमातों की बात करते हैं कि वो खिदमत क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सियासी जमातों की तरफ से बहुत सारे लोग स्क्रीन पर नहीं आकर कहते हैं, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि जी खिदमत से तो कभी पाकिस्तान में किसी ने सियासत में मैदान मारा ही नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है खिदमत करने की। सबको पता है कि ये नून वाले कैसे आए हैं या पहले PTI वाले कैसे आए थे, तो बाकी लोग भी इसी तरह से आ जाए, तो आवाम के पास जाने की ज़रूरत क्या है फिर किसी को। काशिफ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बसद एहतराम इस बात से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि जिस बंदे ने भी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करनी है, हल्के की पॉलिटिक्स करनी है, वो काउंसलर हो, वो नाज़म हो, वो MPA हो या MNA हो या इवन सेनेटर हो, जो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करता है वो अपने ताईं कोशिश करता है अपने इलाके के मकीनों के लिए कुछ ना कुछ कर सके। ये सैलाब की बात नहीं, वैसे भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं वो अपने डेरे दफ्तर वगैरह आबाद रखते हैं ताकि लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन रह सके। सो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होल्डर होगा वो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा। लेकिन सैलाब इतना बड़ा एक मामला है, इससे जो तबाही है उससे हर इंडिविजुअल की एफर्ट से कोई भी चीज़
सॉलिड हम ये नहीं कह सकते एड्रेस होगी जब तक हुकूमत की तरफ से एक अग्रेसिव मूव नहीं होगी और एक बाकायदा मरबूत प्लान नहीं होगा। अब जब तक पानी नहीं ठहरता या पानी नहीं नीचे उतरता उस वक्त तक रिहेबिलिटेशन हो नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, भारत जो है वो मुसलसल पानी छोड़ रहा है। नंबर 3, बारिशें भी मुसलसल हो रही हैं। ये तमाम चीज़ें जो सी ये एक फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब हम कर ये सकते हैं कि जो भी सियासी जमातें हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होल्डर है और जिसने पाकिस्तान में सियासत करनी है, वो बहरहाल उनके इमीडिएटली रिलीफ कैंप्स जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है। वहाँ पे लोगों को खाने पीने की अशिया मुहैया की जा सकती हैं, वॉशरूम की सहूलियात मुहैया की जा सकती हैं, लगा के लेकिन देखें तस्वीरें लगाएं या ना लगाएं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपनी NGOs की बिहाफ पे तस्वीरें लगा के लोगों को राशन दे रहे हैं। उसके पीछे उनके मोटिव्स क्या हो सकते हैं, ये एक अलग डिबेट है। कॉर्पोरेट कल्चर में ये जो इस तरह की एक्टिविटी होती है उसका एक मकसद टैक्स बचाना भी होता है। भले वो टैक्स वो रिलीफ दे रहे होते हैं सैलाब को, लेकिन वो बाद में एंड में बताते हैं कि जी हमने इतना रिलीफ का काम किया था, उसमें हमने इतना टैक्स जोन से या टैक्स की अमाउंट वहां पे जमा करा दी। लेकिन एक्चुअल इशू ये है कि जिम्मेदारी है हुकूमत की प्राइम। अपोजिशन को आप ब्लेम कीजिए, अपोजिशन की जमातों को ब्लेम कीजिए, बिल्कुल ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी होल्डर है आज अगर वो नहीं एक्टिविटी में आएगा तो कल वोट लेने के लिए भी नहीं जाएगा। लेकिन हुकूमत को उस तरीके से हम ये देखते हैं कि मरबूत प्लान सामने नहीं है, हुकूमत की तरफ से वो चीज़ें सामने नहीं आ रही कि हुकूमत क्या ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज़ के मुताबिक क्या चीज़ें कर रही है। हाँ, जहाँ पे भी बंद टूट रहा है, को ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, यही पता लग रहा है कि पाक फौज जो सी है वो रिलीफ के कामों में काम कर रही है, वो लोगों को रेस्क्यू कर रही है, लोगों को आगे लेके जा रही है। KPK से लेके साउथ पंजाब तक आप चले जाएं, ये सारी एक्टिविटी है। लेकिन सवाल ये है कि इन सारे जमहूरी पहलवानों ने क्यों सिविल इदारे इतने मरबूत तरीके से प्लान नहीं किए, क्यों उनको इस्टेब्लिश नहीं किया कि सैलाब आए, बारिश आए, लिफ्ट फंस जाए, कुछ फंस जाए तो फिर भी आपको फौज दरकार है और फिर हदवे तनकीद भी फौज है। क्यों आपके वो इदारे क्यों मजबूत नहीं हुए जहाँ पे आपने बेशुमार सियासी भर्तियाँ की, आपने इदारों पे इदारे खड़े किए और फिर बाद में आपने कहा जी हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया, हमें वहाँ पे पेंशन देनी पड़ रही है, तनख्वाहें देनी पड़ रही है और चीज़ें नहीं हो रही। सो ये सिस्टम जो है मैं समझता हूँ इस सिस्टम में अवाम की फलाह के लिए कोई मरबूत प्लानिंग पॉलिसी बनाने की शायद रमक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपनी एक जुमला जो अपनी पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के जो CEOs हैं उनकी प्रोजेक्शन और उनका तसल्लुत कैसे कायम रखना है, इस पे ज़्यादा मेहनत हो रही है। अच्छा जी, CEOs के प्रोजेक्शन की बात हो रही है, पार्टी के जो आप कह लें कि रहनुमा हैं उनके प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तो ऐसे ही कुछ हमें PTI करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी मुल्क में जो हालात हैं, जिस तरह की सैलाबी सूरत हाल है, बारिशें थमने में नहीं आ रही हैं, मौसमाती तब्दीलियों की वजह से आवाम का बुरा हाल है, हुकूमतें हमें तमाम सूबों की तकरीबन मुश्किलात में दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि KP के अंदर PTI जो है वो जलसा करने जा रही है। हमेशा ऐसे ही मौक़ों पर इस तरह के जो जलसे हैं उनका ऐलान या उनकी अनाउंसमेंट्स क्यों हो रही होती हैं? क्यों मुल्की हालात को नहीं देखा जाता है? कोई बैरून मुल्क से विज़िट कर रहा हो, मुल्क में ज़लज़ले की वजह से कुछ मुसीबतें हों, सैलाबी सूरत हाल हो, या फिर भारत के साथ हमारे मामलात कुछ ख़राब चल रहे हों, इन्हीं दिनों में क्यों PTI जो है वो मुतहरिक हो जाती है अपनी सियासी सरगर्मियों को लेकर? और अवामी सरगर्मियाँ जो हैं वो तो उनकी कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं इस पर बात। वेलकम बैक जी। बात अब हम करेंगे PTI के मैदान में आने की। PTI ने इस मुश्किल वक्त में मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के बजाय पेशावर में जलसा करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना यह है कि जलसे की जो तारीख है उसका ऐलान जलसे से 5 रोज़ कबल किया जाएगा। अपना एक वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, जिसमें उनका कहना था कि जो हकीकी आज़ादी है, जो आईन व कानून की बालादस्ती है, उसके लिए ये जलसा हो रहा होगा जिसकी मेज़बानी वो खुद कर रहे होंगे। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में मानसून की गैर मामूली बारिशों की वजह से नुकसान हो रहा है, अमवात की तादाद 900 से ऊपर पहुँच चुकी है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली 504 अमवात भी शामिल हैं, ऐसे किसी सियासी सरगर्मी का कैसे सोचा जा सकता है? ये वक्त तो सियासत को एक तरफ
तरफ रखकर खिदमत करने का है, आवाम के अंदर जाने का है, मुतासिरीन की बहाली के लिए हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ने का है। ऐसे में सियासी पंडाल सजाना बेवक्त की रागनी नहीं, क्या इसको ये नहीं कहा जाना चाहिए? और इससे क्या पार्टी का इमेज ख़राब नहीं हो रहा होगा? पीटीआई नाक़िदीन को मौका नहीं दे रही है कि उसकी तरजीहात में आवाम कहीं नहीं है, ये खुद वो बताते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आज़म मलिक साहब, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में हम देख रहे हैं सैलाब से अमवात जो है वो 900 से ज़्यादा हो गई हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मियों की कोई तुक बनती है? आपको लगता है कि अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी, ये जलसा अभी भी होना चाहिए? देखिए आसमा, मुल्क सैलाब की लपेट में है, लोग अपने प्यारों को खो रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, किसानों की मेहनत डूब चुकी है, घरों के चूल्हे बुझ गए हैं और लाखों खानदान खुले आसमान तले मदद के मुंतज़िर हैं। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे का ऐलान कर रही है पेशावर में। समझ नहीं आता आसमा की कैसी सियासी जमात जो खुद को अवामी नुमाइंदा कहती है, वो कैसे ऐसे वक्त में सियासी ताकत के मुजाहरे को तरजीह दे सकती है जब मुल्क डूब रहा है और उनके एजेंडे पर सिर्फ जो है वो हकीकी आज़ादी है। देखिए आसमा, हकीकी आज़ादी क्या थी? हकीकी आज़ादी तो ये थी कि ये जो बिलियन सुनामी ट्री थी वो लगाते, टिम्बर माफिया को कंट्रोल करते। आपने सारे जो केपी के पहाड़ हैं वो तो खंजे कर दिए हैं, सारी लकड़ बेचकर तो आपने अपने पेट भर लिए हैं। कैदी नंबर 804 की सियासत से बाहर ही नहीं आप निकल रहे। सारी जमात अपनी बकार क्या ताकत को इसी एक किरदार के गिर्द घुमा रही है। हालांकि अगर उन्हें वाकई इस शख्सियत की, यानी कि कैदी नंबर 804 की आज़ादी अजीज है, तो अवामी खिदमत के जरिए अपनी साख मजबूत करें ताकि वो कैदी बाहर आने के लिए कोई जवाब बनाए। लेकिन हकीकत ये है आसमा कि इनकी सियासत आवाम की मुश्किलात से ज्यादा अपनी सियासी बका के गिर्द घूमती है। मुश्किल वक्त में जब पूरा मुल्क रिलीफ और बहाली की तरफ देख रहा है, इनके लिए जलसे ज्यादा अहम है। अगर ये वाकई हकीकी आज़ादी के दावेदार थे तो आज़ादी का मतलब ये होना चाहिए था आसमा कि वो डैम बनाते, दरख्त लगाते और ऐसे ही दीगर जो 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 चीजें थी जो फ्लड को कंट्रोल करती है। आपने देखा नहीं आसमा, हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था, 18 लोग दिन दिहाड़े साफ आसमान, सूरज निकला हुआ है और दरिया स्वात के अंदर बह गए। किसी ने उनको देखा, किसी ने बचाने की कोशिश की, कोई रेस्क्यू, वहां पर आपने कोई इदारा स्टैब्लिश किया? आपने कुछ भी स्टैब्लिश नहीं किया। आप कुछ चाहते नहीं है, आप ये चाहते हैं कि कैदी नंबर 804 जेल के अंदर रहे और आप मुल्क के अंदर ये तमाशा लगाता रहे ताकि आपकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आइंदा 4-5 साल तक केपी के अंदर बरसे इक़्तिदार रहे। यही एक जवाब मुझे लेकिन ऐसे कैसे बरसर इक़्तिदार रह सकते हैं जुल्फ़िकार राहत साहब? क्या आवाम को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं? अब कुछ आप भी हमें ये समझाइएगा कि एक ऐसे वक्त में अब ये जो भी सिचुएशन मुल्क में बनी हुई है, जलसा करके पीटीआई का क्या गोल हो सकता है जो वो अचीव करना चाह रही है? पेशावर में जलसे से वफाकी हुकूमत पर क्या कोई दबाव डालना मकसूद है? और आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में दबाव पड़ रहा होगा या उल्टा दबाव पीटीआई पर आ जाएगा आवाम की तरफ से कि भाई हम प्रॉब्लम में, ये आप क्या करते फिर रहे हैं? आसमा, मेरा ख्याल है कि अली मीर गंडापुर साहब किसी हिडन एजेंडे के ऊपर है और एजेंडा भी ऐसा है कि वो पीटीआई के लिए गोरबाचोब साबित हो रहे हैं। पीटीआई को पहले बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब जो भी वो काम कर रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अल्टीमेटली पार्टी के लिए वो तबाही का बायस बन रहे हैं। और पार्टी का जो स्टॉन्स है, जो नैरेटिव है मौजूदा, उस पर जो फैसला भी आ रहा है वो फलस्तीन के हवाले से गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो, उसका बाईकाट हो, कश्मीर का इशू हो, 14 अगस्त पे एहतजाज करने की बात हो, जो भी फैसले आ रहे हैं पीटीआई की तरफ से, अल्टीमेटली पॉलिटिकली उनके लिए उनके तबूत में आखिरी कील साबित हो रहे हैं। और अली मीर गंडापुर साहब तो जब भी कोई बात करते हैं वो पार्टी के लिए तबाही का बायस इसलिए होती है कि आज का दिन देखिए, ये रूटीन का एक सलाब नहीं है। इसको समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज का अलग से इशू है, इस पे क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर का इशू है, क्लाइमेट चेंज है, भारत ने पानी अभी जारियत शुरू कर रखी है और वो खत्म ही नहीं हो रही। ऐसे हालात के अंदर पूरी कौम को यूनाइट करके भारत को जवाब दिया जाता, लोगों की मदद की जाती है। और जो केपी के अंदर सूरत हाल है, आप वहां पे सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें और आप सैलाब की सूरत हाल को देखें। वहां पे बेचारे लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं। पिछले दिनों मुझे वहां से एक फोन आया, बेचारे रोते हुए, उन्होंने कहा जी हमारे सामने एक औरत ने यहाँ पे खुदकुशी कर ली इसलिए कि उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। ऐसे ऐसे मनाजर सैलाब के अंदर हम देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा अपनी माँ की लाश बेचारा घसीटता हुआ पानी से ले जा रहा है। वो हमारी जान निकाल देने वाले ये सीन है। ऐसे हालात के अंदर आप जलसे करने की बात कर रहे हैं, आप पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहे हैं और जितना जलसे के ऊपर पैसे आपने लगाने हैं, खुदा के लिए यार वो पैसे जाके मुतासरीन को दे दो।
और जो केपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की और गवर्नेंस की सूरत हाल है वो काबिल रहम है आसमा। वहां पे यकीन करें कि करप्शन इस लेवल पे चली गई है, वहां पे ग्रुप बंदी है, वहां पे एक तरह से रेस लगी हुई है करप्शन की। 10 एमपीएस एक तरफ है, 20 एमपीएस एक मेगा तरफ है, स्कैंडल सामने अली आते हैं गंडापुर सर का हर ग्रुप हर एक आए तरफ दिन। है। वहां पे सारे के सारे लोग एक ही काम में लगे हुए हैं कि किसने कितने ज्यादा पैसे कमाने हैं। ऐसे हालात के अंदर कि जब आपको एक मजबूत गवर्नमेंट का सामना है, आप एक अच्छी अपोजिशन करें, आप अच्छा नैरेटिव लेके चलें, आप प्रो पाकिस्तान सियासत करें। आपने नेगेटिविटी की इंतहा कर दी है कि मार का हक पाकिस्तान के अंदर लड़ा जा रहा था और आप इंडिया की बात कर रहे थे। आपका सारा जो मीडिया है, मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिएगा जुल्फकार आल साहब, आपको लगता है कि पार्टी इस पर भी पीटीआई जो है वो यू टर्न लेती हुए हमें दिखाई देगी? ये फैसला वापस हो सकता है इस तनकीद के बाद जो सब जगह पर ही हो रही है? मुझे लगता है कि ये वापस होगा और इसको पार्टी की पजीराई और पार्टी की सपोर्ट इसलिए नहीं मिलेगी, ठीक हो गया कि पार्टी के वर्कर जो है वो बेचारे जलसे में आके थक चुके हैं। सही हो गया, छोटा सही सा हो गया। जलसा क्या करेगा? 25 जहाँ 26 नवंबर है, 9 मई है, 25 मई है, वो कुछ नहीं कर सके। तो इसलिए इस छोटे से जलसे से आम कारकुन को कोई उम्मीद नहीं कि ये कोई तब्दीली ला सकता है सही। या उनके लीडर के लिए रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, लीडर की आपने बात की। इम्तियाज फरहान साहब, सर बानी की जानिब से जब ज़िमनी इंतखाबात का मामला था, उसके बॉयकॉट की हिदायत थी, तो उस पर हमने देखा कि पीटीआई की जो सियासी कमेटी है वो हमें ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि जी इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए, अवाम से राबते का मौका हमें मिल रहा है, ये चांस हमें खोना नहीं चाहिए। लेकिन अब जो खिदमत का चांस है उसे पीटीआई क्यों खो रही है? अवाम में क्यों नहीं जाती है? क्यों कोशिश नहीं करी कि खिदमत के जरिए उसका दिल जीता जा सके? देखिए, बहुत सारी बात तो जुल्फकार भाई ने बता दी है। मेरा तो आज भी इस बात पे एतमाद है कि बहुत सारे फैसले बाहर आकर चेयरमैन के नाम पे बताए जाते हैं, कैदी के नाम पे बताए जाते हैं, उनका उन्हें कख नहीं पता होता। वो जब सब कुछ उन्हें कभी बैरिस्टर से मुलाकात कर लें या कोई और लोग जिनके नाम सामने नहीं आते वो मुलाकात करते हैं, तो उन्हें पता लगता है या जेलर उन्हें बता दे कि जनाब ऐसे ऐसे मामला चल रहे हैं, या टीवी जो उन्हें अवेलेबल है उससे कोई चीज पता लगे। मैं अभी तक उस पर कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसी सूरत हाल है। और जो बात देखें, अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया है, किसी सियासी कमेटी ने नहीं किया। अली अमीन गंडापुर का मामला है अलीमा खान से, अली अमीन गंडापुर का मामला है जुनैद अकबर से, अली अमीन गंडापुर का मामला कई एक लोगों से है जो उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आई थिंक ये जलसे की अनाउंसमेंट उसी सिलसिले की कड़ी है कि वो अपनी नॉट पीटीआई, वो अपनी पावर बताना चाहते हैं पार्टी को कि जनाब अगर ऐसी बात है, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। पार्टी कहेगी जनाब इन हालात में अच्छी बात नहीं है, और अगर वो कर जाते हैं जलसा, अगर वो वापस नहीं लेते तो वापस वो जाहिर के अपनी पावर शो करेंगे, और अगर वापस ले लिया तो भी वो पार्टी के ऊपर डालेंगे कि आपकी वजह से मैंने वापस ले लिया, नहीं तो मैंने शो करके दिखाना था। और ये भी रियलिटी है आसमा, पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने पीटीआई की तरफ से पावर को शो किया है तो वो अली अमीन गंडापुर है या वो शेर अफजल मरवत थे जिन्हें निकाल दिया गया। और अली अमीन गंडापुर अगर वजीर आला नहीं होते तो शायद अब तक ये भी निकाल दिए जाते। शेर अफजल मरवत बदतरीन वक्त में 2023 का इलेक्शन, अगर कोई ये कहे कि चेयरमैन के नाम पे जीता है लोगों ने, कि इमरान खान किसी खंबे, वो खंबे भी गायब थे, अगर शेर अफजल मरवत नहीं निकलता बुरे वक्त में और इस तरह पूरे पाकिस्तान का विजिट नहीं करता तो ये सारा पता लग जाता सबको कि खंबे को भी वोट मिल जाते। क्या जाहिर चेयरमैन का नाम अपनी जगह था, लेकिन शेर अफजल मरवत ने उसको आगे बढ़ाया। मैं समझता हूँ ये एक दूसरे को, जैसे अब जो ये साफियों के साथ जो पीटीआई का वाला मामला आ रहा है या जो आपस के इख्तिलाफात का मामला आ रहा है, ये वही सूरत हाल है आसमा कि अपनी तरफ से तवज्जो कैसे हटाएं। जो मुल्क से बाहर बैठे हैं उनका व्लॉग करने के बाद डॉलर पे तवज्जो है कि मेरे फला साथी के ज्यादा पैसे मिले, क्यों मिले, कि फला ने 2 गाली ज्यादा दी थी, फला इदारे को दी थी, उसके बाद ये इसके ऊपर लगे हुए। तो मैं समझता हूं अच्छा, अभी हम ये देख रहे हैं कि इनकी सोशल मीडिया की तोपों का जो रुख है वो कुछ सहाफियों की तरफ है, और उसमें न्यूज़ 1 के सहाफ़ी खास तौर पर फैसल हकीम जो हैं हमारे रिपोर्टर, उनके ऊपर ये लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी भी की गई। मैं आपकी तरफ आऊंगी काशिफ रफीक साहब, क्योंकि आप हमारे ब्यूरो चीफ हैं और ये खुद भी है। जी जी इम्तियाज साहब, ये काशिफ भी उसका शिकार है, काशिफ भी उसका शिकार है। अब इसको बताना चाहिए, हकीम फैसल हकीम तो अभी आए, वरना तो टॉप जिनके लोग हैं ना, शाहबाज गिल भी इनके अच्छे दोस्त हैं, ये यहाँ पे काफी सारे। काशिफ भी उसका शिकार है। काशिफ जिन हालात से गुजरता है, हम यहाँ पे आती हैं
या हमारी लीडरशिप को जब इतलात मिलती है, तो ये देखें 2019 से अगर मैं और आप मुश्किल में, मीडिया मुश्किल में है, तो किसकी वजह से? उससे पहले क्या हम मुश्किल में थे? हम मीडिया पर्सन की बड़ी डिप्लोमेसी नहीं करते। आपने शहबाज गिल का नाम लिया है तो कुछ यादें जो हैं काशिफ साहब की फवाद चौधरी साहब से भी वाबस्ता हैं, मैं चाहूंगी वो जरूर बताएं। और काशिफ साहब हमें बताइएगा कि हमारे रिपोर्टर्स का कसूर क्या है? वो तो बेचारे सारा दिन कड़कती धूप में, बरसती बारिश में, फैसल हकीम है, हमारे बाकी साथी हैं, वो बाहर खड़े होते हैं, अलीमा खान साहिबा के साथ हमें दिखाई देते हैं, उनकी जो प्रेस टॉक होती है, मीडिया टॉक होती है, वो हम तक पहुंचाते हैं, नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। फिर ऐसी क्या उनसे गलती गुस्ताखी हो गई कि उनको ट्रोल किया जा रहा है और फिर इस तरह से बदतमीजी की जा रही है अडयाला जेल के बाहर उनके साथ? देखें, जिस वक्त 2-3 दिन पहले ये वाक़या हुआ और उसके बाद से ट्रोलिंग शुरू हुई, आज सुबह तोशाखाना 2 केस में जब समाअत के लिए गए और इदारे की तरफ से ड्यूटी लगाई गई है, जो साफ़ी वहाँ पे मौके पे जाते हैं, जी। उनकी इदारे की तरफ से ड्यूटी डिप्यूट की जाती है। उसमें फैसल हकीम साहब हैं, तैयब बलोच साहब हैं और दीगर जो हमारे साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं या कैमरा मैन है या DSNG का क्रू है, जितने भी सारे लोग हैं, इदारे ने वहाँ पे डिप्यूट किया। अब सुबह से ये ट्रोलिंग हो रही थी कि ये 2 साफ़ी वहाँ पे आए, तो मैं उस वक्त भी जब न्यूज़ 1 में ऑडियो पेपर दे रहा था, मैंने ये कहा था कि इनकी जान को ख़तरा हो सकता है और इंतज़ामिया को चाहिए कि इनको रेस्क्यू करे। वही हुआ जिस वक्त अलीमा खान साहबा ने जब आई और उन्होंने मीडिया टॉक शुरू की, तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि जी इनको तो आप उठा दें, और उसके बाद फिर उनके ऊपर हल्ला बोला गया। और वो तो शुक्र है कि मीडिया के लोगों ने बीच में इंटरवीन करके रेस्क्यू किया फैसल हकीम साहब को और तैयब बलोच साहब को। असल इशू ये नहीं है, इशू ये है कि सियासत में बर्दाश्त नहीं है और इमरान खान साहब की पार्टी में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और इमरान खान साहब में खुद भी बर्दाश्त नहीं रही। जिस वक्त मैंने 15 साल इमरान साहब को कवर किया है जी, उनका एक ही मसला है कि जो बात उनके कानों को सुरीली लगे, जिसका वीलॉग उनके लिए अच्छा हो, वो उनके लिए ठीक है, और जिसने क्रिटिकल क्वेश्चन कर दिया, जो कि साफ़ी का काम है, आपको अगर सवाल अच्छा नहीं है तो आप नो कमेंट करके निकल जाइए, आप इग्नोर कर दीजिए, ये आपका इस्तेहकाक है। लेकिन फिर आप ये करते हैं कि आप उनको ट्रोल करते हैं, उनकी जानों को खतरे में डालते हैं। एक ये फैसल हकीम और तैयब बलोच नहीं, इससे पहले बेशुमार साफ़ी ऐसे हैं जिनको ट्रोल करके जिनकी जानों को खतरे में डाला गया, जिनको रेस्क्यू करना पड़ा, और बहुत सारे साफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मुल्क छोड़ना पड़ा कि कहीं तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनके साथ ये ना करें। असल मामला ये है कि अगर देखें, अगर लीडरशिप चाहती तो वो कहती कि जी बिल्कुल किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, वो उन्होंने सवाल किया, हमने जवाब दे दिया, बात को ख़त्म कर दिया जाए, इसको रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जा सकता था। जब आज कारकुनान में बर्दाश्त नहीं है, उनकी लीडरशिप में बर्दाश्त नहीं है, तो मुझे आप बताइए ये मुल्क में सियासत कैसे करेंगे? सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को क्लेम करती है, सबसे पॉपुलर पार्टी अपने आप को क्लेम करती है, इनका मामला क्या है? जो बात मेरे भाई इम्तियाज़ फरहान साहब कर रहे थे, इनकी हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, हाँ। और ये वुज़रा थे, हाँ। और इन वुज़रा ने सहाफ़ियों के ऊपर PTV में दाखिले पर पाबंदी लगाई, नौकरियों से निकलवाया, मनपसंद लोगों को नौकरियां दिलवाई। और हम उस वक्त भी एक ही बात कहते थे कि पता नहीं कल आपके पास इक़्तिदार हो या ना हो, हमने मरते दम तक सहाफ़त करनी है, हम यहीं पे होंगे और फिर कल आपकी खबर चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और देखिए, हम ये नहीं कहते कि ये एक काम है, हमारा काम है खबर देना, हम अपोजिशन के हों, हुक्मरानों को, और हमारा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। लेकिन अगर आप ट्रोल करके लोगों की ज़िंदगियों के साथ को स्टेक पे लगाएंगे, तो याद रखिए कि कल आप अपने लिए मज़ीद मुश्किल पैदा कर रहे होंगे, कोई आसानी का मामला नहीं होगा। इसलिए इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की उस मैच्योर लीडरशिप को, जिसको बर्दाश्त, तहम्मुल और मुज़ाकरात का मानी का एक्चुअल में पता है, उनको सामने आना चाहिए, चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। एक जुमला ऐड कर दूँ, मेरे भाई आज़म मलिक साहब ने कहा, हजूर मसला यह है कि इस मुल्क में जिसने भी अच्छा काम किया है ना, उसको उस वक्त क्रिटिसाइज ही करना पड़ा है। मुझे आज भी याद है जब ये दरख्तों की मुहिम, बिलियन सुनामी ट्री की मुहिम तहरीक इंसाफ चला रही थी, तो उस वक्त भी नून लीग के लोग अपोजिशन में थे और कह रहे थे कि जनाब ये दरख्त लगाए जा रहे हैं और उसके बाद ये माचिस फैक्ट्री में दरख्त जाएंगे और ये होगा और वो होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि मुल्क और कौम के लिए हम क्या करें। अच्छा काम कोई भी करे, हमारा उससे वो अपोजिशन हो, वो हुकूमत हो, हम ये देखें कि आवाम की आसूदगी के लिए क्या हो रहा है। आज हमने अगर इन्वायरमेंट पे काम किया होता, जो कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यहाँ पे भी किया, वहाँ पे भी कर रही हैं, मरियम नवाज साहिबा की भी कोशिश है, सबकी कोशिश है। लेकिन मसला यह है कि जिन जो आबादी का जिन है वो बोतल से इतना बाहर आ चुका हुआ है। जब तक ठीक हो गया काशिफ साहब, मुझे ब्रेक लेना है। और तैयब बलोच हैं, फैसल हकीम हैं, इनको ट्रोल किया जा रहा है, न्यूज़ 1 के रिपोर्टर्स हैं, इनके खिलाफ एक पूरी जो है वो मुहिम चल पड़ी है अडयाला जेल के बाहर। इनके साथ क्या हुआ अलीमा खान की प्रेस टॉक के दौरान, ये भी आपने देखा। लेकिन सहाफ़ी, जैसे अभी काशिफ साहब फरमा रहे थे, इम्तियाज़ साहब फरमा रहे थे कि तो अपनी जिम्मेदारी
पूरी कर रहे होते हैं, इनको ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं या वहाँ पर पहुँचते हैं, सवाल पूछना इनका हक है, जवाब देना या ना देना आपका इस्तेहकाक है, लेकिन किसी को मारना इसका हक, या किसी को ट्रोल करना, किसी के साथ बदतमीज़ी करना, ये किसी को हक हासिल नहीं है। बहरहाल जी, सारी सहाफ़ती बरादरी जो है वो तैयब बलोच और फैसल हकीम के साथ खड़ी, उनको सपोर्ट कर रही है। हम भी पूरी टीम न्यूज़ 1 की उनके साथ हैं। यकीनी तौर पर हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी अपने रिपोर्टर्स के साथ है, क्योंकि वो वहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए पहुँचे हुए थे। बहरहाल ये सिलसिला तो जी PTI की तरफ से बहुत बार देखा गया है, जैसे अभी काशिफ साहब हमें बहुत सारे वाक़यात बता रहे थे। एक और सिलसिला जो पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होकर दे रहा है वो है दहशतगर्दी का सिलसिला। ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, और बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं उनके डांडे हमेशा अफ़गानिस्तान से जाकर मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है और ऐसा कब तक रहेगा, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के डांडे अफगानिस्तान से जाकर मिल रहे हैं। एक अंग्रेज़ी मैगज़ीन ये कहता है कि गुज़श्ता हफ्ते बन्नू में खुदकुश हमला आवरों की शनाख्त जो है वो अफ़गान शहरियों की हैसियत से हो चुकी है। अब्दुल अज़ीज़ उर्फ कासिद महाजिर, शबीर अहमद उर्फ मौलवी बिलाल महाजिर अफ़गानिस्तान के इलाके मैदान वर्दक और नजीबुल्लाह का ताल्लुक खौस्त से था। अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल की हासिल करदा एक वीडियो में एक हमला आवर को ये कहते हुए दिखाया गया है कि वो पाकिस्तान में खुदा के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बन्नू में गुज़श्ता हफ्ते खुदकुश हमला आवर था। उसने बारूद से भरी गाड़ी FC कांस्टेबली के हेडक्वार्टर से टकराई थी, जिसके बाद हमला आवर के दीगर साथियों ने फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी, भरपूर कोशिश की थी, लेकिन ज़ाहिर उनकी इस कोशिश को हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से नाकाम बनाया गया। अफ़गान इंटरनेशनल के मुताबिक हमले का जो तरीका है ये अफ़गान तालिबान का है, वही इस तरीके से सारी वारदातें करते हैं, और वो साबिका अफ़गान हुकूमत और अमरीकी फोर्सेस के ख़िलाफ़ भी ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीमों के मुताबिक इस वक्त अफ़गानिस्तान में तकरीबन 6000 TTP के दहशतगर्द मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जो मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ, इसने एक बार फिर ये साबित किया है कि हमारा दुश्मन कोई और नहीं, वही दोस्त है जिसे 40 बरस हमने मेहमान बनाए रखा। उसका मुश्किल से मुश्किल वक्त में हम लोगों ने साथ दिया, और अब वो हम पर हमला आवर है। इसमें पाकिस्तान काबुल पर दबाव कैसे बढ़ा सकता है? अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी समेत तुरखम बॉर्डर पर तिजारत को महदूद करके नाज़रीन अफ़गान हुकूमत को इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर मजबूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और आखिर कब तक हम अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे और अपने सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो इनसे बेहतर रखने के चक्कर में ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हम बर्दाश्त करते रहेंगे? आज़म मलिक सर, ये बताइएगा कि एक बार फिर दहशतगर्दी का खुरा जो है वो काबुल से जाकर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका हल क्या है? पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे कि जी अफ़गान मुहाजिरीन को जब हम वापस भेजने की बात करते हैं तो उधर से भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है, पाकिस्तान से भी बड़ा रिएक्शन आता है, तो क्या फिर दहशतगर्दी को हम अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लेंगे? तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए आसमा, बड़ा अच्छा आपने ये आज का आखिरी जो सेगमेंट है, देखिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जड़ें ज्यादातर सरहद पार से आती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो या इससे पहले के हालात हो, वहां से हमेशा ऐसे ग्रोह फैले फूले जिन्होंने पाकिस्तान को बराह रास्त निशाना बनाया। तालिबान की पॉलिसी और बयानिया बारहा ये साबित कर चुका है कि उनका हकीकी दुश्मन पाकिस्तान ही है, चाहे वो बयानात की सतह पर हो या अमली कार्रवाइयों की हद तक। आपने देखा होगा हालिया कुछ अरसे में जितने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, ख्वाह वो बलूचिस्तान के अंदर हुई हो, वो पंजाब के अंदर हुई हो, या ख्वाह चारों सूबों के अंदर, उसके ताने बाने अफगान तालिबान से जुड़ते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 40 साल से अफगान जो शहरी थे उनको अपने जो था वो सरों की जीनत बना के रखा, उनकी मेहमान नवाजी की। इन लोगों ने यहाँ पे कारोबार किए, ना सिर्फ आसमा यहाँ पे कारोबार किए, ये यहाँ से निकल के पूरी दुनिया में फैले और पूरी दुनिया में उन्होंने अपने कारोबार फैलाए। लेकिन होता क्या है, जब भी किसी जगह पे पाकिस्तान की सालमियत का नाम आता है या पाकिस्तान का नाम आता है, अफगानिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी का जो है वो झंडा जो उठा रखा है। जब यहाँ पर मार्का हक शुरू होता है तो अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर, आपको याद होगा, ख्वारजियों ने अफगान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई शुरू कर देंगे। वही तालिबान है, TTP के लोग हैं जो BLA जो मैं तो उसे बलोच लिबरेशन आर्मी नहीं कहता, मैं उसे भारत लिबरेशन आर्मी कहता हूँ। BLA के साथ मिलकर तालिबान ने जो बलोचिस्तान के अंदर जो गदर मचाया है, तो ये कौन लोग करते हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये अफगानी है। देखिए, हम जब तक ये कहते रहेंगे कि हम सफारतकारी के जरिए देखें, सफारतकारी ही एट द एंड ऑफ द डे, अगर दो ममालिक के दरमियान एटमी जंग भी हो तो
मुज़ाकरात ही उसका वाहिद हल होता है। हमने आज नहीं तो कल मुज़ाकरात पर बैठना है, लेकिन अब मुज़ाकरात उस शर्त पर होंगे जब अफगानिस्तान अपने मुल्क के अंदर से टीटीपी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक इनको 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 लगाम नहीं डालता, या तो वो कह देना कि हम इनको लगाम डालने के काबिल नहीं है, तो फिर हम उनको लगाम डाल देते हैं ना, फिर हम बताते हैं कैसे लगाम डालते हैं। या तो आप ये कहते हैं, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपने अगर दुनिया के अंदर रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपने ऐसे जो मुसल्लह गिरोह है, जो मलेशिया आपने बना रखी है, आप दुनिया को थ्रेट करते हैं, डॉलर्स लेने के लिए आप दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं, और पाकिस्तान आपका जो है वो पहला हदफ है, और पाकिस्तानी शहरियों को आप निशाना बनाते हैं, तो खुदारा आपको ये सोच बदलनी होगी। और पाकिस्तान को इस हवाले से ये सोच बदलना होगी, लेकिन पाकिस्तान को ज़ाहिर है ये सोच तब्दील करवाने के लिए कहीं ना कहीं दबाव तो बढ़ाना है। मैं जुल्फ़िकार राहत साहब आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान किस तरह से अफगानिस्तान को टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाल सकता है, उससे कह सकता है कि वो इन दहशतगर्दों को लगाम डाले? देखिए जी, बात जिस तरह आजम साहब बात कर रहे थे, बात को बड़ा सीधा साधे अंदाज में करना होगा। हमने भाईचारे की बहुत बात कर ली, 30 लाख अफगानियों को हमने होस्ट करके देख लिया, उनकी रिस्पेक्ट और इज्जत करके भी देख ली। अब भी हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी सालमियत की, लेकिन मेरा ख्याल है दो टोक अंदाज में बात करने का वक्त आ गया। अब हमें बड़ी खुल के बात करनी चाहिए और उस पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और जब ये आप इस अंदाज में बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मसला फौरी तौर पे हल हो जाएगा। ये मार्का हक की जो बात थी, उस वक्त चाइना ने उसमें इंटरवीन किया और चाइना ने बड़ा रोल प्ले किया और उनको समझाने की कोशिश की और उनको कहा कि देखें, हमसाये तब्दील नहीं हो सकते और पाकिस्तान का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी आज़ादी के लिए, यहाँ से अमेरिकन को और गैर मुल्की फौज को यहाँ से निकालने के लिए और आपके इस्तेहकाम के लिए। लेकिन वहां पे चूंकि कुछ शरपसंद अनासर ऐसे हैं, भारत की वहां पे $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और जब तक वो इन्वेस्टमेंट काम करेगी और उनके एजेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी, फोर्सेस के अंदर भी, इदारों के अंदर भी, भारत ने वहां पे बहुत ज्यादा काम किया है, तो वो उस वक्त तक आपको ये चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब चीजें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। भारत की जो इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, वो काफी हद तक वहां पे जाया हो गई है। अब पाकिस्तान एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान ने अगर डिप्लोमेसी जारी रखी तो आने वाले दिनों में ये छोटे छोटे जो चीजें हैं ये खत्म हो जाएंगी। सही हो गया। इम्तियाज फरहान साहब, डिप्लोमेसी की बात की जुल्फ़िकार राहत साहब ने, मुझे बता दीजिएगा कि चाइना से भी हमने इस सिलसिले में मदद लेने की कोशिश की, चाइना से हमने इस पर बात भी की। आपको लगता है कि मजीद इस पर फर्दर हमें कुछ ना कुछ प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत है, चाइना से मजीद मामलात आगे डिस्कस करने चाहिए कि भाई आप अफगान हुकूमत को कुछ समझाइए? और दूसरा ये बता दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हमें टीटीपी से डायरेक्टली मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है, तो क्या ये सही है कि अगर सारे ऑप्शंस हमने आजमा लिए हैं तो अब हम ये भी जरा करके देख लें, डायलॉग भी कर लें? देखिए, टीटीपी से डायलॉग की बात सिर्फ पीटीआई करती है, उसके सरबराह इमरान खान करते रहे। उन्हीं के दौर में 50,000 खानदान जो सवात में दहशतगर्दी के जिम्मेदार थे, इलाके के जरगों की वजह से वो अफगानिस्तान चले गए थे, उनको वापस लाने वाली पीटीआई है। और उस वक्त के वहाँ के कोर कमांडर जनरल फैज हैं और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जिन 450 दहशतगर्दों को आम माफी दी थी, एक सिर्फ जंबिश कलम से, उसमें एपीएस के बच्चों को शहीद करने वाले लोग भी शामिल थे, उसकी जिम्मेदार भी पीटीआई है। ये सारी चीजें वही कहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ आसमा, जो हिमायत करे, राइट और रॉन्ग ये तय कर ले कि जो दहशतगर्दों की हिमायत करेगा तो उसके साथ भी वही होगा और वो भी उसके खिलाफ वही मुकदमा दर्ज होगा, वही सारी चीजें की जाएंगी। जब तक हम ऐसे देखें ना, 3-4 रोज पहले हमने चाइनीज हवाले से गुफ्तगू की थी, हमने इसी प्रोग्राम में कि चाइना ने एक सालसी की पेशकश की कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक मुलाकात हुई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, जो एक खास तौर पर, तो हमने ये एज्यूम किया कि अब चाइना इसमें इंटरवीन करेगा, करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि करेगा। लेकिन पाकिस्तान को अपनी साइड पर जो करना है, मैं ये समझता हूँ शायद ना कर सके। मैं पता नहीं किसमें ताकत है ऐसा करने की। अफगान ट्रांजिट बंद कर दें। अफगान ट्रांजिट हमारे मुल्क में हमारे बिजनेस कम्युनिटी के समझ ले पांव काटने जैसी चीज है। हमारे अमेरिकन डॉलर की जितनी स्मगलिंग होती है, ये अफगानी जो यहाँ आबाद है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के बिजनेसमैन जिसके बैंक में अंदर पैसा होता है, 20-30% के बजाहिर उसके पार्टनर बन के उसके अकाउंट से एलसी खुलवाते हैं, बाहर से माल मंगवाते हैं और कुछ माल अफगान ट्रांजिट के नाम पे आता है जो बगैर चेक हुए।
ना ये हमें रोड का टैक्स देते हैं, ना ये हमें कस्टम देते हैं, और वही माल हयाताबाद में खोलकर या तोरखम के जस्ट बॉर्डर पर खोलकर या चमन बॉर्डर पर खोल के वापस पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। वापस घर तक सर्विस देकर हमें खत्म करते हैं, या हमारे बिजनेस को खत्म कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के साथ साथ दर मुबादला को नुकसान पहुंचाते हैं। अफगान ट्रांजिट बंद करें, फील्ड मार्शल साहब पहली दफा ये ऐलान करें और कहे ये हुकूमत पाकिस्तान को कि अफगान ट्रांजिट को रिविजिट करें। मैं और आप हिंदुस्तान से बिजनेस खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आज तक हमारा आपका हिंदुस्तान से बिजनेस नहीं हो रहा, उसकी वजह से हमें सब्जी सस्ती मिल सकती है, हाँ। सब कुछ सस्ता मिल सकता है, लेकिन अफगानियों का चल रहा है। वहां पे रोजाना आप देखती होंगी ठीक है काशिफ साहब, क्यों अभी तक इस पर गौर नहीं किया गया है? इस पर बड़ी सारी बहस होती है कि एक तो अफगान महाजरीन की वापसी फौरी तौर पर होनी चाहिए है, और दूसरा ये कि तुर्कम बॉर्डर से तिजारत की बंदिश जो है अगर वो हो जाए तो पाकिस्तान दबाव बढ़ा सकता है अफगान अबूरी हुकूमत के ऊपर कि दहशतगर्दों को आप जिस तरह से पनप रही है वहाँ पर और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसको आप रोकें। एक तो ये, दूसरा ये फरमा दीजिए कि आपकी नज़र में क्या ऑप्शंस हैं जिससे पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को मजबूर कर सकता है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें? देखें, जो भारत की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान के रास्ते भारत जो इंसर्जेंसीज पाकिस्तान में करवा रहा है, बहरहाल उसके ख़त्म होते होते टाइम लगेगा। ये राज़ अफ्कार साहब की बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि ट्रेड, पाक अफगान ट्रेड जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये बढ़ेगा। और उसकी एक वजह यह है कि जिस वक्त आप सी पैक का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सी पैक का प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड चीन है और चीन की सारी इन्वेस्टमेंट है, तो चीन जो है वो इस सी पैक के जो ट्रेड को बढ़ाएगा, इसको वो अफ़गानिस्तान तक फैलाएगा, अफ़गानिस्तान से फिर उज़्बेकिस्तान और रशियन स्टेट्स जो है उस तक लेके जाएगा। ये पूरा एक इकनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, चूँकि ग्रेजुअली आप देखिएगा एशियाई ख़िता जो है वो ट्रेड के तवातुर जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से ऊपर जाएगा। सो मैं ये समझता हूँ कि चीन वो टूल है, चीन वो कंट्री है जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इन सब को साथ मिला के एक ट्रेड हब बनाएगा और बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से चल रहे हैं। सी पैक 2 के ऊपर यह ऐलान हो चुका कि इसकी एक्सटेंशन होगी अफगानिस्तान तक। रशिया भी चीन के साथ है। सो मैं ये समझता हूँ कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चीज़ें चल रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसकी तरफ से तवातुर से ये ऐलान किए गए कि पाकिस्तान में जो अटैक किए जाएंगे वो शरई के मुताबिक नहीं है या उसको वो ऑन नहीं करते, लेकिन जो कल्प्रेट वहाँ पे कर रहे हैं, जो फैक्शन वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन फैक्शन की जो रूट्स पाकिस्तान के अंदर है, जो सहूलतकारी पाकिस्तान से हो रही है, जिस वक्त तक आप इधर से सहूलतकारों को नहीं पकड़ेंगे, उस वक्त तक अफ़गानिस्तान से अफ़गान हुकूमत काम नहीं करेगी, उस वक्त तक ये चीज़ें कम नहीं आएंगी। लेकिन चीन के इंटरवीन करने के बाद मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली इस पे चीज़ें कम हुई हैं और मजीद कम होंगी। ठीक है जी, चीज़ें आपको बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, और अगर चीन मज़ीद इस पर पाकिस्तान का साथ देता है तो आप ये समझते हैं कि मामलात जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ये जो दहशतगर्दी का सिलसिला है जिसके लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, ये सिलसिला कहीं ना कहीं थम सकता है, लेकिन ज़ाहिर है हमें इसमें चाइना के साथ साथ दीगर ममालिक की हेल्प जो है वो भी दरकार है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। जुल्फ़िकार राहत साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आज़म मलिक साहब, काशिफ रफ़ीक साहब, इम्तियाज़ फ़रहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, कल मिलते हैं आपसे दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।